नमस्कार। पूरी दुनिया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर निगाहें गड़ाए हुए थी। इस मुलाकात में क्या अहम बातें होंगी, दुनिया को क्या मिलने वाला है, भारत को क्या मिला है, रूस को क्या मिला है, इन सवालों पर खूब बहस हो रही है। रूसी सेना में भर्ती भारतीयों की वतन वापसी का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। कजान येक्टेनबर्ग में कॉन्सुलेट खुलने जा रहा है और इसके अलावा मोदी ने यूक्रेन संकट के हल पर भी जोर दिया है। कहा है कि बातचीत के जरिए ही शांति स्थापित हो सकती है और भारत शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने तंज कस दिया है। कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को पुतिन से गले मिलता देखना एक झटके जैसा है। क्या मोदी जी की रूस यात्रा भारतीयों की वतन वापसी के लिए आवश्यक थी? दोनों ही देशों के बीच व्यापार का जो डेफिसिट चल रहा है उसमें किसी तरह के सुधार के लिए भारत ये कोशिश करता दिखा है, या भारत अमेरिका को संदेश देना चाहता था कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है, या मोदी जी एक ऐसे विश्वगुरु बनने की कोशिश में दिखना चाहते हैं कि वो सहज होकर दुनिया के किसी भी ताकतवर नेता से किसी भी चुनौती परिस्थिति में 1-to-1 डायलॉग कर सकते हैं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आइए इसे समझने के लिए, इन सभी सवालों को समझने के लिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो भारतीयों की वापसी का ऐलान तो हुआ है, लेकिन ये वापसी कब तक होगी, कोई खास डिटेल सामने नहीं आई है। इसलिए कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने पहले इन सवालों को रखा जाए और उसके बाद इन सवालों को एक एक करके समझने का क्रम आगे बढ़ाएं। ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कि पीएम मोदी के दखल से भारतीयों की वापसी होने वाली है। रूस में फंसे भारतीयों की रिहाई की इस खबर के क्या मायने निकाले जाने चाहिए, इसे कैसे देखा जाना चाहिए। मोदी और पुतिन की चर्चा में यूक्रेन संकट के हल पर जोर दिखा है, इसे कैसे देखा जाए। पुतिन के लिए मोदी की यात्रा के क्या मायने हैं और विश्व गुरु की छवि में पीएम मोदी कितने खरे उतरते हैं। इन सभी सवालों को और इन सभी खबरों को जो निकल कर आई है मोदी की रूस यात्रा से, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पैनलिस्ट जो जुड़ चुका है, ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मीना तारनाइक जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत में उत्कर्ष सर आपसे करना चाहती हूँ। पीएम मोदी की जो मॉस्को यात्रा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बहुत सफलता मिली? पीएम मोदी मॉस्को गए और वहां पर भारतीयों की वापसी का ऐलान हो गया और साथ ही साथ यूक्रेन संकट के हल के लिए शांति और बातचीत पर फोकस करते, जोर देते हुए पीएम मोदी दिखे। नेहा देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा महत्वपूर्ण तो इसलिए है कि भारत और रूस का जो संबंध रहा है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहा है। भारत की आजादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी पॉलिसीज बनाई तो उन्होंने गुट निरपेक्षता के साथ साथ पूरी दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर था उस वक्त पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, नाटो और वार्सा पैक्ट, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया था रूस के ऊपर और रूस बहुत स्वाभाविक तौर पर भारत का साथी रहा है। चाहे वो सन 65 की जंग हो, चाहे सन 71 की जंग हो, रूस हमेशा भारत के साथ रहा। और भारतीय फौजों में अगर आप देखेंगे तो वाजपेयी के कार्यकाल के पहले, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के पहले से तक भारतीय सेना के जो इक्विपमेंट्स होते थे, जो आर्म्स होते थे, चाहे वो सुखोई जैसा जहाज हो, चाहे वो टैंक्स हो, वो सब मेजरली रशिया सप्लाई करता था, सपोर्ट करता था। हमारे जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर से उसको रशिया ने सपोर्ट किया, हमारे पीएसयूज को रशिया ने सपोर्ट किया, हमारे जो अंतरिक्ष मिशन रहा है उसको रशिया ने सपोर्ट किया जी। लेकिन सन 2000 के बाद से जब भारत में भाजपा की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार की नीति प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल थोड़ा सा टिल्ट हुई थी और उस दौर में, लेकिन फिर बाद में सरकारें बदली। अब पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अगर हम देखें तो एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी का शुरुआती दिनों में रुझान प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका रहा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने
नमस्ते ट्रम्प करके एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उस बीच में रशिया निगलेक्टेड रहा। कुछ रशिया की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और टर्बुलेंस था, कुछ भारत की का झुकाव पश्चिम की तरफ होना एक वजह थी उसकी। लेकिन अब जब अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, जब अमेरिकन डॉलर एक कमजोर पड़ रहा है, उसके सामने रुपया भी उसी तरह से बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जब रशिया एक एक्सिस बना चुका है जी, ऐसी बीच में जब प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं। देखिए, ये जो वहां पे सेना में गए हुए नौजवानों का सवाल है, ये एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल भारत रूस समझौते के भीतर जो प्री कोविड दिक्कत आई थी, जब रूस पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया था, जब चाइना की तरफ उसका झुकाव ज्यादा बढ़ रहा था, उसको बैलेंस करने की कोशिश भारत सरकार की। जहां तक सवाल मैं समाप्त कर रहा हूं, जहां तक सवाल प्रधानमंत्री की यात्रा का है, मैं अभी भी ये मानता हूं कि हम भारत में इस बात को लेके जरूर खुश होंगे, हम भारतीय सारे, कि हमारे जो बच्चे रूस की सेना में फंसे हुए हैं वो वापस आ जाएं, सुरक्षित वापस आ जाएं। लेकिन हमें ये पता है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद स्वामी ने ये टिप्पणी की है कि दरअसल रूस अपने पुराने हथियारों को भारत को बेचना चाहता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो असल में ये यात्रा सॉलिडरिटी विजिट से ज्यादा हो गई है आर्म और ट्रेड डील की यात्रा जी। और जब ऐसी स्थिति में जब हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत विश्वगुरु बनने की छवि को लेकर के आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां और उनका एयरपोर्ट पे रिसीविंग एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करता है, तो इन दावों के ऊपर फिर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा को देखने को बहुत टुकड़े टुकड़े में देखना होगा। भाषणों के इतर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमने देखा है, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो जेस्चर सामने आता जी उसके पीछे की डील्स कितनी महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना है। और ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि इस यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक छवि निर्माण का एजेंडा जरूर रहा है, लेकिन एक्चुअल जरूरत रशिया की रही है और एक्चुअल गेनर रशिया होगा जी, एक्चुअल गेनर रशिया। लेकिन पीएम मोदी अपनी छवि को जरूर यहाँ पर थोड़ा सा एक विश्व गुरु की छवि में अपने आप को थोड़ा सा निखारते हुए दिख रहे हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस को क्या आपत्ति है? पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए और कई सारे मसले जो हैं लॉन्ग पेंडिंग चले आ रहे थे। अगर ट्रेड डेफिसिट की बात हो, जयराम रमेश जी ने एक दिन पहले ये टिप्पणी की थी कि रूस तो जा रहे हैं लेकिन 3 सवाल हैं, उन तीनों सवालों पर पीएम मोदी या फिर उनकी सरकार से हम जवाब चाहते हैं। ये ट्रेड डेफिसिट को लेकर थी, भारतीयों की वापसी को लेकर थी, जिसमें कि भारतीय तो अब वापस लौट रहे हैं। अब कांग्रेस क्या इस अचीवमेंट पर कहती है? नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस चैनल पर बुलाया, आपके चैनल को बहुत बधाई। 2-3 बातें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। देखिए, जब विदेश नीति की बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक होता है। हम अपने देश के अंदर तमाम तरीके के मतभेदों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री से लड़ेंगे, भाजपा से लड़ेंगे, लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं तो निश्चित तौर पर विदेश में आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और भारत को रिप्रेजेंट करने में मैं कुछ बातें आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि किस तरीके से, जैसे भी उत्कर्ष भाई ने कहा, हर चीज का एक महत्व होता है, एयरपोर्ट से उतरने से लेकर के एयरपोर्ट पर जहाज में चढ़ने तक का। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब गई थी तो शायद ब्रेजनेव लेट हो गए थे, तो इंदिरा जी वहां उतर करके अपने काउंसुलेट में चली गई थी। ब्रेजनेव जी को उन्होंने क्रेमलिन में 4 घंटे इंतजार कराया था, वहां बच्चों से खेल रही थी। ये घटना मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये घटना बाकायदा राजनयिकों ने लिखी हुई है। खैर, वो अपनी जगह पर है, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं कहता। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप वहां करने क्या गए हैं, बड़ा स्पष्टता होनी चाहिए। पहली बात, आप कह रहे हैं कि साहब वहां से जो भारतीय हमारे उनकी सेना में भर्ती हुए और उनको हम वापस लाने गए।
तो अगर भारतीय भर्ती हुए, अगर आप में या विश्व गुरु की छवि होने में, या आपकी एक हिंदुस्तान की आप बहुत मजबूत छवि नरेंद्र मोदी जी की बाहर थी, तो किसी की हिम्मत कैसे हुई हमारे लड़कों को क्या नाम रूस की सेना में भर्ती कराने के लिए? तो कोई ना कोई तो ये हमारी कमजोरी रही, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमजोर ही माना गया ना। पहले आप प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए और उसके बाद कहिए कि हमने सॉल्यूशन कर दिया। दूसरी बात, वैश्विक छवि की जो मैं बात करूं आपसे, बिल्कुल मैं मान लेता हूं, अगर आज प्रधानमंत्री जी के सो कॉल्ड जाने से रूस और यूक्रेन युद्ध रुक जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे, जिसको मीडिया ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वो कहा कि भाई जब वो होना था, हमारे लड़कों को यूक्रेन से वापस आना था, मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो साहब गुरुजी ने, हमारे विश्व गुरुजी ने वो क्या नाम वॉर रुकवा दिया। तो ये सारी बातें जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि देश के अंदर आप गलत छवि गढ़ रहे हैं। और तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनके स्तर की नहीं थी, आज भारतीयों को संबोधित करते हुए, भाई विदेश में देश का प्रधानमंत्री भारतीयों को संबोधित कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी नेता संबोधित कर रहा है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। वो जो बात थी, मैं सिर्फ आखिरी बात कहकर बात खत्म करूंगा कि साहब वो जो महत्व था उसमें उन्होंने जरा इतना डेरोगेटरी रिमार्क किया भारत के लिए कि 2014 से पहले भारत में क्या क्या कमियां थी या नहीं थी, शर्म आती थी, यहाँ पर क्या नाम पॉलिसी पैरालिसिस था या फलानी चीज थी। उस भारत में, जिस भारत ने आजादी के 70 साल में हमने जो है भाखड़ा नंगल डैम बनाया, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, परमाणु विखंड के नाम संपन्न शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, पीएसयू बनाए, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने की, आरटीआई दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, डिजिटल क्रांति दी। तो उस भारत को कोसना जाकर के एक प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं, एक चुनावी नेता के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन देश में यही बात अगर इतना ही, इसका एक दशांश भी श्री राहुल गांधी जी ने किसी अन्य विपक्षी नेता ने कर दिया होता, तो मेन स्ट्रीम का मीडिया इस वक्त क्या मैं वितंडावाद फैला रहा होता। जी, मीना जी से इन सभी सवालों का, कांग्रेस को जितनी आपत्तियां हैं उन पर समझने की कोशिश करेंगे। मीना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें रखी हैं, बहुत सारी चिंताएं और आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। इन सवालों का आप किस तरह से उत्तर देना चाहती हैं? क्योंकि जो सवाल हैं वो तो जस के तस हैं। अगर बात ट्रेड की जाए या फिर कहीं ना कहीं जो यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने जिस तरीके से बात रखी है, ये तो वही बातें हैं जो वो कहते आए हैं, कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। और पुतिन जी की तरफ से भी, चाहे उत्कर्ष सर ने भी जो बातें यहाँ पर रखी हैं कि उतनी गर्मजोशी जो है वो नहीं दिखी है। वो जो स्वागत के वक्त हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, उप प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मीना जी, किस तरीके से बीजेपी इसे एक सक्सेसफुल ट्रिप बता रही है? नेहा जी, मैं सुरेंद्र जी को जरूर पूछना चाहूंगी कि इन्हें तब चिंता नहीं होती जब राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर भारत के आंतरिक विषयों पर चर्चा करते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया हैज फिनिश्ड, वहां जाकर जो है ब्रिटेन और अमेरिका से रिक्वेस्ट करती है कि भाई हाईएस्ट डेमोक्रेसी शुड इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ इंडिया, तब इनको चिंता नहीं होती। पर आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है रशिया जाकर और रशिया भारत के जो है एक डिप्लोमेटिक रिलेशन नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, और जहां पूरा विश्व जो है उम्मीद की किरण से जो है रशिया इंडिया के रिलेशंस को देखता है, तब उनको बड़ी चिंता होती है। ये तो कांग्रेस तय करेगा, विश्व देश तय करेगा कि रशिया के साथ भारत ने कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। आज 2.5 साल पहले जब यूक्रेन का और रशिया का वाद जब शुरू हुआ, तब भी जो काफी सारे जो सैंक्शंस लगाए गए, उसके बावजूद जो है रशिया और इंडिया के जो रिलेशन उसी तरह मेंटेन है, तो कोई कुछ नहीं है। इंडिया का जो रशिया के ऊपर था उसी से भरोसा कायम, और रशिया का भारत के ऊपर था वो इसी तरह से कायम है। तो देखेंगे पिछले 10 सालों में जो है 6 बार जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो रशिया के दौरे पर जा चुके हैं, और लगभग 4 करोड़ पिछली किस दिशा में जो है पुतिन की जो है इंडिया। जी ठीक है, एक सवाल मैं बीजेपी से समझना चाहती हूँ मीना जी, एक सवाल, अपनी बात पूरी करिएगा जरूर।
सबसे बड़ी उपलब्धि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से क्या बीजेपी मानती है? देखो आप नेहा जी, हम इस चीज को ऐसे नहीं ले सकते कि वो चले गए और कोई बहुत सा बड़ी उपलब्धि के बारे में आ जाए। ये हमारा जो रक्षा के साथ है वो कंटिन्यू रिलेशन है, वो आज से नहीं है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर जो है तब से कंटिन्यूस रिलेशन में है हम। चाहे आप वो एनर्जी के विषय में ले लें, चाहे एग्रीकल्चर के विषय में ले लें, चाहे हम साइंस टेक्नोलॉजी के विषय में ले लें, चाहे हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स के विषय में ले लें। आज हमारी सेना और रशिया की सेना जो है, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज है, चाहे वो एयर फोर्स एक्सरसाइजेस है, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही है। आज भारत में लगभग 30 से ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो रशिया के सहयोग से मेक इन इंडिया तहत जो है वो भारत में चल रहे हैं, और वहां से इवन एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो विषय है जो रशिया के साथ हमारा चल रहा है, दैट इज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस पर सर्वे चल रहा है, और मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में जो है 2 ट्रेन जो है वो ईरान के बंदरगाह से जो है मुंबई में भी जो है वो लेकर आई है। तो बड़े आपस में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो दिन जो है जिस तरह से रशिया नहीं मीना जी, लेकिन इस ट्रिप में जो पूरा का पूरा उत्कर्ष सर ने भी यहाँ पे बात रखी है कि रूस ने ज्यादा गेन किया है, ना कि भारत ने अगर कहा जाए तो पीएम मोदी जो है अपनी छवि को निखारते हुए या विश्व गुरु बनते हुए उसको ज्यादा चमकाते हुए नजर आए हैं। मीना जी, इस आरोप का जवाब दीजिए। नेहा जी, मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि जब मेक इन इंडिया में रशिया की जो भागीदारी आती है, जब इंडिया में एयरक्राफ्ट जो है इस शर्त से बनती है कि भाई 40% जो है एयरक्राफ्ट रशिया में बनेंगे और 60% एयरक्राफ्ट वो इंडिया में बनेंगे, तो क्या उसमें इंडिया का नाम नहीं होता? क्या जब इंडिया में जो है जो हमारे रिसर्च है उसमें भागीदारी होती है, चंद्रयान 2 है, GSLV है, उसमें दोनों के दोनों साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और एरोस्पेस में आपस में जो मिलकर जो है वो काम करते हैं, तो क्या उसमें इंडिया का नाम नहीं होता? जो हमारी आज विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री है वो आज रशिया इंडिया की साझेदारी से जो है दिन पर मजबूत हो रही है, क्या उससे इंडिया का नाम नहीं होता? जब के ऊपर जो है सैंक्शन लगाया जी, ठीक है, 35 लाख और कम कीमत में इंडिया जो है वहां रॉ तेल जो है वो निर्यात करता है, तो क्या वो दिखता है दाब नहीं होता? मेरा उसी बात है कि किस चीज आप ठीक है। उत्कर्ष सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये जो कोशिश दिख रही है पीएम मोदी की कि वो बिल्कुल अपने फैसलों के लिए स्वतंत्र है और किसी भी किस्म का चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर ही क्यों ना हो, इसको भारत अपने ऊपर कतई जो है गंभीरता से नहीं लेता है, तो क्या इसे ये माना जाए कि ये चीन को भी एक तरीके से थोड़ा सा सहज बनाने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा सकता है? क्योंकि चीन तो अभी एक दिन पहले की खबर है कि बंकर बना चुका है सीमा के पास, LAC के पास। देखिए नेहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं जो बात कहूंगा वो पॉलिटिक्स से अलग जी। एक तो भारत इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के भीतर एक ऐसी अच्छी स्थिति में है जब पूरा ग्लोब डिस्टर्ब है और भारत बहुत बड़ा मार्केट है। भारत साउथ एशिया का एक सबसे प्रमुख देश है जो वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप के बैलेंस ऑफ पावर को भी, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बैलेंस ऑफ पावर को भी सही करता है जी, जो ईस्ट और वेस्ट ग्लोब को भी सेटल करने का इंपॉर्टेंट वो है। और ये ओवर द पीरियड, जैसा कि मीना जी ने कहा भी कि हमारा तो बड़ा ऐतिहासिक संबंध रहा है कोल्ड वॉर के टाइम से, तो वो पॉलिटिकल एरा भी अलग था, लेकिन अब वो भी है क्या कि भारत को भी बहुत जरूरत, देखिए कड़वी बातों को मान लेना चाहिए। भारत के भीतर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उनको बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, लिथियम के लिए या नेचुरल गैस के लिए या ऑयल के लिए, इवन जब आप क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए आपको एक दूसरा सप्लायर चाहिए, नेचुरल गैस के लिए दूसरा सप्लायर चाहिए, तो भारत के लिए जरूरी चीज, बट इसकी ट्रेडिंग कौन कर रहा है?
रशिया कर रहा है इसकी ट्रेडिंग। भारत में मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा मीना जी से कि मेक इन इंडिया के पूरे प्रोजेक्ट के भीतर भारत में जितनी भी चीजें बन रही हैं उसमें रशिया का रोल जी सिवाय आर्म्स फैक्ट्रीज के और कहीं बनता नहीं है जी। ज्यादातर रोल अभी भी दुर्भाग्य से सारी प्रॉब्लम्स के बाद हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स के बाद आपने कहा बंकर बन गया 400 मील चला गया, ये सब अपनी जगह बावजूद उसके चाइना पे डिपेंडेंसी है। हमारे यहाँ जो मोबाइल फोन्स है वो चाइना ताइपे की तरफ से आ रहे हैं, रशिया से नहीं आ रहा है। हमारे जो मोटर कार्स आ रहे हैं वो या तो ईस्ट से आ रहे हैं या उनकी टेक्नोलॉजी वेस्ट से आ रही है, रशिया से नहीं आ रही है जी। हमारे जो कंज्यूमरेबल है उनकी टेक्नोलॉजी रशिया से नहीं आ रही है। रशिया के साथ क्या आ रही है? रशिया के साथ आ रहा है ऑयल, रशिया के साथ आ रहा है सॉफ्टवेयर भी नहीं आ रहा, वरना ट्रेडिंग हो रही है रशिया से। रशिया के साथ आर्म और ऑयल का गेम हो रहा है जी। आर्म और ऑयल के गेम में हम एक्चुअली बायर हैं और हमारी जरूरत है, हमको मानना चाहिए हमारी जरूरत ये है, क्योंकि जब ग्लोबल ट्रेड में डॉलर इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, हमको ऐसे ऑप्शंस तलाशने हैं जो हमारी इंटरनल ट्रेडिंग करें, फॉरेन करेंसी बचाने के लिए। तो रूबल में ट्रेडिंग हो गई जी। रशिया की जरूरत है, रशिया इस वक्त वार जोन में है और उसको पैसे चाहिए जी। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि जब कल इन समझौतों का खुलासा होगा तो हम ये देखना चाहेंगे कि किस जनरेशन के आर्म्स एम्युनिशन की टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, क्योंकि ये तो पहले भी आप देखिए कि इंडियन फाइटर जेट्स जो बने वो रशियन टेक्नोलॉजी से बने, जगुआर आने के पहले तक, है ना। तो फंसे हुए हैं, उससे बाहर हम कितना निकले हमें ये ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस के प्रवक्ता से समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं शांति की बातचीत 1-to-1 डायलॉग के जरिए पुतिन के सामने रखकर पीएम मोदी ने ये भी दुनिया को जताया है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना होगा? सुरेंद्र जी, शांति की बातचीत 1-to-1 राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने रखी है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी जब भी यूक्रेन संकट पर बात रखते हैं, यूक्रेन युद्ध पर बात रखते हैं, तो वो शांति और बातचीत की बात तो करते ही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो शांति में जाए और उसके लिए बातचीत की कोशिशें ज़रूर की जानी चाहिए, जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए बहुत आवश्यक है। सुरेंद्र जी। नेहा जी, मोदी जी तो बहुत कुछ चाहते हैं, मोदी जी तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन इंसान की इच्छा से थोड़ी राजनीति चलती है। राजनीति की इच्छा से चलेगी ना। वो कहते हैं ना, इकबाल ने एक जगह पे लिखा था कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी हो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आप किरदार के गाजी जैसे ही आप मॉस्को में पुतिन साहब से मिलकर के बैठते हैं, 1-to-1 बैठते हैं, वैसे ही वहां पर जेलेंस्की का बयान आ जाता है आपके मुखालिफ। जैसे ही आ जाता है तो आपने जितना बनाया उतना आपका गड़बड़ हो जाता है। आप इसी समय कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूं, हालांकि वो लाइटर नोट पर है जी। पुतिन साहब किम जो को नॉर्थ कोरिया को उसको तो लिमोजिन से घुमाते हैं और गोल्फ कार्ट से घुमाते हैं। तो आप इन सब चीजों को लेकर के देखिए, अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मीना जी बोल रही थी, हम यहाँ तू मैं करने नहीं बैठे। अब यहाँ पर ये नहीं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था क्या नहीं, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं थे और उनकी बातों को इतना मिसकोट किया गया वो भी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई नेता कुछ गलत बात भी कर रहा है तो क्या प्रधानमंत्री को अधिकार मिल जाता है भारत को गाली देने का, विदेश में भारत को गाली देने का, या भारत को अपशब्द कहने का, या 2014 से पहले के बारे में उल्टा सीधा बोलने का? क्या प्रधानमंत्री को अधिकार मिल जाता है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक जिम्मेवारी का पद है, सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है। ऐसी जगह पर बैठे हुए आदमी को आप विदेश में, देश में तो छोड़िए, विदेश में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत जिम्मेवारी से बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। अभी दूसरी बात इन्होंने मीना जी ने कही कि साहब हमारा ट्रेड जो है बड़ा, अरे आप, हमारा ट्रेड तो ऐतिहासिक है ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के से लेकर के और आज तक आपने तो उस ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाया।
पहले तो हम तमाम चीजें रूस को देते थे जी। आज की डेट में रूस से हम सिर्फ ले रहे हैं। 33% का ट्रेड डेफिसिट एक साल में बढ़ा है मीना जी, एक साल में 33% का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। आप $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है आपके हिंदुस्तान और रशिया के बीच में। तो मैं आपसे 3-4 चीजें सिर्फ और छोटी छोटी चीजें कहना चाहता हूं और कुछ नहीं। यहां तू मैं करने से कुछ नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी अपने आप को विश्व गुरु नहीं परम विश्व गुरु सोचते हैं, लेकिन दुनिया क्या समझती है? अभी जो ये कह रही थी कोल की एक ट्रेन आ गई ईरान से पता नहीं कहां भी, तो वो मैं देख रहा हूं कि चबहार से हिंदुस्तान में रेलवे लाइन ही नहीं पड़ी है। उसका अभी जो है वो पूरा वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है। तो चबहार से लेकर के चाहे आप रशिया तक की बात कीजिए, चबहार से लेकर के हिंदुस्तान की बात कीजिए, तो हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें जब आप बात करते हैं तो ये निकल करके आता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अनुरूप न बात करके वो एक नेता के रूप में भाजपा के बात करते हैं, जो आज नहीं कल नहीं परसों हंसी का पात्र बनती है। अभी पुतिन साहब से समझौते आपके क्या होंगे वो देखने वाली बात है। एक बात हुई थी पहले कि जब क्रूड ऑयल खरीदा जाना था तो कहा गया था कि साहब हम रुपए में करेंगे, उत्कर्ष भाई जानते हैं इस बात को कि रुपए में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये चीजें सारी रुक गई दुबई के बैंकिंग सिस्टम पर। आज की डेट में 3-4 महीने पहले तक रशिया ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें साहब जो ट्रेडिंग करनी हो किसी और तरीके से करनी, हम रुपए नहीं लेंगे आपसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को रूस जिस तरीके से टिल्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमसे दूर जा रहा है और जिस तरीके से हमारी विदेश नीति का जो इंडिपेंडेंसी है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से गुटनिरपेक्षता के रूप में रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसको, उसके हितों को कहीं ना कहीं कुछ चोट पहुंचा रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको चीन का एग्रेशन दिखाई देता है। 20 अप्रैल से पहले का जो हमारा पोजीशन थी, उस पोजीशन पर आज चीन बंकर बना रहा है, ऑयल डिपोज बना ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि साहब एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल का गाना गाने से कुछ नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आप ठोस रूप से पुतिन साहब से क्या लेकर के आ रहे हैं और क्या देने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना जी। बिल्कुल, वहां पर जीरो दिखाई देता है जी। और अगर कुछ है तो मीना जी बताएंगी तो मैं इनलाइटेंड हो जाऊंगा जी। मीना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें आपके सामने रखी हैं, 2014 के पहले भारत में ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मॉस्को ही नहीं, अलग अलग देशों में भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, इसके बावजूद वो बीजेपी के नेता की तरह बात करते हैं। और आप राहुल गांधी पर अटके हुए हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो भारत की जो है बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं और आंतरिक मसलों को वहाँ पर जगहसाई करते हैं। मीना जी, इस आरोप का कैसे आप खंडन करेंगी या फिर जवाब देंगी? और साथ ही जो ठोस बात सुरेंद्र जी जानना चाहते हैं कि इस यात्रा से ठोस क्या निकल कर आया है, जो ट्रेड डेफिसिट की बात है या फिर जो क्रूड ऑयल की खरीदारी की बात हो रही थी, रुपए में हुई थी, फिर बीच में ही अटक गई, फिर चीनी मुद्रा में भी होने लगी। मीना जी, बहुत सारी ऐसी बातें बीच में आई हैं इन 10 सालों में कि भारत और रूस के जो संबंध है, कई बार ऐसे लगे हैं कि प्राथमिकता भारत नहीं रहा है। नेहा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 10 साल से पहले जब भी हमने देखा कि जब भी भारत का किसी विदेश उसी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन रहा तो वो 3 मुद्दों पर रहा, चाहे वो डिप्लोमेसी है, मिलिट्री है और इकोनॉमिक पॉलिसी पर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा जो है फर्क आया है। इन 3 विषयों के छोड़कर जो है 2 डायमेंशंस जो है वो कल्चर और डायस्पोरा। आप देखेंगे जब भी जो है मोदी जी विदेश यात्रा में जाते हैं तो वहां के जितने भी हमारे देश के भारतीय है वो उनसे जो है वो बात करना, उनसे निकटता देखती है। आपने यहाँ पर पूछा कि इससे उपलब्धि क्या है। मैं सुरेंद्र जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगी कि काफी बार जो है जब वो शक्तिशाली जो सबसे मजबूत देश के जो 2 डेमोक्रेटिक देश के जब लीडर से मिलते हैं तो ऐसी बड़ी चर्चाएं होती है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी चर्चाएं मीडिया में बताई जाए। और जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वो तो उन चर्चाओं में नहीं बैठते। यदि सुरेंद्र को पता हो
मैं इसका लेकिन सबसे मीना जी, बड़ा कुछ बताना तो चाहती हूँ। ठोस जो मीडिया को भी आना चाहिए ना कि भारत एक जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत के प्रधानमंत्री अगर मॉस्को गए हैं तो एक बड़ा ऐलान क्या हुआ है, उस बड़े ऐलान की जो है अपेक्षा हम भी कर रहे थे एज ए मीडिया पर्सन। वो बड़ा ऐलान अब मिसिंग है। अगर भारतीयों की रिहाई भी हुई तो उसके कुछ डिटेल्स भी सामने नहीं आ सके हैं। मीना जी, नेहा जी, मुझे आप लाइन कंप्लीट नहीं करने देते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में आप इंटरप्शन ना करा करिए, तो मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहती हूँ। आपको वो पिछले साल का समय याद होगा जब हमारे 8 या 9 जो है नेवल ऑफिसर्स जो है उनको कतर में है डेथ पेनल्टी मिली और देश में बड़ा हाहाकार मचा कि जो है भारत की सरकार जो है उनको वापस लाने में फेल हो गई और एकदम से न्यूज आई कि उन 8 के 8 को जिनको डेथ पेनल्टी मिली उनको रिलीज कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो एक भारत की डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक रिलेशनशिप है दूसरे देशों के साथ, हमने देखा किस तरह से अबू धाबी में जो है एक मुस्लिम कंट्री में फरवरी में जो है एक बहुत बड़े मंदिर का जो वहाँ निर्माण होता है और नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। तो रशिया का मैं वो ले लूं उसी तरह से जो है कि जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाए। वो आज दौरे पर, कल दौरे पर, आज दौरे पर, इसके बाद ऑस्ट्रिया 40 साल के बाद वो जाएंगे। तो इसका ये नहीं कि एकदम से जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और इस पर भी जो हमारे जो भारत के नागरिक जिनको रशिया सैनिक जबरदस्ती डाला गया जिसमें से 4 की जो है डेथ हुई है लड़ाई में, उनमें से 45 से 40 जो है वो रशियन आर्मी के जो है उनको भी जो है। तो मीना जी, यही अपेक्षा मैं फिर से करती हूँ कि उन 2 भारतीय नागरिकों की जो मौत हुई रूसी सेना में जब वो भर्ती थे उनको फ्रंट पर पोस्ट कर दिया गया, तो पीएम मोदी उन भारतीय युवकों के लिए भी कोई 2 शब्द बोल देते। सुरेंद्र जी, मीना जी ने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि उत्कर्ष जी समय के अभाव की वजह से इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो सीमित समय के लिए जुड़े थे। सुरेंद्र जी, मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस उन अचीवमेंट का जवाब दे जो कि बीजेपी की प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का रखा है दर्शकों के सामने। भाई, अगर बहुत से विदेशी अचीवमेंट्स हैं तो आज भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका से, ट्रेड डेफिसिट है रशिया से, या ट्रेड डेफिसिट है ईरान से, या जिन कंट्रियों से भी हिंदुस्तान ट्रेड करता है, तो अगर वो डेफिसिट कम हुआ हो तो आप बता दें, हम मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2-3 चीजें। अब आपने क्या कहा कि साहब अबू धाबी में मंदिर बन गया। अबू धाबी में मंदिर बना, हम भी प्रणाम करते हैं, आप भी प्रणाम कीजिए। उससे डिप्लोमेसी का क्या लेना देना, उससे ट्रेड का क्या लेना देना। दुनिया में एक चीज तो मीना जी को भी समझनी होगी, हम आप मीना जी भी सब समझते हैं कि दुनिया में ना कोई परमानेंट दोस्त है कूटनीति में और ना कोई परमानेंट दुश्मन है। परमानेंट इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट अगर सऊदी अरब से है, रशिया से है, ईरान से है, इराक से है, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से किसी से भी है क्या कर रहे हैं? हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हम दुनिया के हाथ में खेल रहे हैं या हम दुनिया को अपने हाथ में खिला रहे हैं? उससे डायस्पोरा से क्या लेने देना? 5000 गुजराती, अब मास्को में आप एक प्लेन लेकर के चले जाइए, 10,000 गुजरातियों का प्लेन लेकर के आप अमेरिका में चले जाइए, ना करते रहे डायस्पोरा, इंग्लैंड में करते रहिए, कोई इशू, उससे फायदा कुछ नहीं हो। मैं आपको फिर बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर के आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो वहां पर जाकर के हिंदुस्तानियों से ना मिला हो, डायस्पोरा से ना मिला हो, जिसने प्रेशर ग्रुप न बनाया हो, जिसने अमेरिका जैसी जगह में तमाम इस तरीके के वो जो कॉकस बनते हैं, इंडिया कॉकस जो बनता है वो ना बनाया हो, न्यूयॉर्क कॉकस न बनाया हो जिसमें 20-20 जो है क्या बोलते हैं उसको, वहां के सीनेटर्स रहते हैं। तो मैं एक नाम नहीं, मैं 1000 नाम बता सकता हूँ। वो मसला नहीं है। मसला यहाँ पर ये है कि हमें मिल क्या रहा है, हिंदुस्तान को मिला क्या? हिंदुस्तान का जो डॉलर था जब हमने छोड़ा था 2014 में 59 रुपए में था, आज की डेट में 84 रुपए में हो गया। प्रधानमंत्री जी का ये आरोप था कि जैसे जैसे डॉलर गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। तो आज तो अडवाणी जी के उम्र में पहुंच गया, तो क्या गरिमा गिर गई है प्रधानमंत्री जी के पद? आप बताइए। आप कह रहे थे साहब कि रुपए में ट्रेड करेगा ईरान भी अपने ऑयल को और रुपए में ट्रेड करेगा रशिया भी, लेकिन दोनों जगह से वो बातें खत्म हो गई।
तो आप यहाँ पर मंदिर के लिए अगर आप कह रहे हैं कि साहब हमने वहां पर मंदिर, तो वो मंदिर वहां के स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों ने बनवाया, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने चले गए। स्वामी नारायण लोगों की जो एक आप लेकर के अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया तो भाई आपको प्रणाम है। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं कि आप अगर आ जाइए रूस और भारत पर पर्टिकुलर, रूस और भारत की मैत्री ऐतिहासिक रूप से टेस्टेड मैत्री थी। चाहे वो सेवेंथ फ्लीट जब क्या नाम 1971 के वॉर में सेवेंथ फ्लीट जब अमेरिका ने मूव किया था, तो रशियन ने जब अपना बेड़ा चलाने की धमकी दी तो वो वापस हो गए थे और एक 2500 साल के इतिहास में एक नया देश का उदय हुआ था जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं। जी। आज की डेट में हमारी कश्मीर पॉलिसी पे हमेशा रूस हमारे साथ रहा, विगत 4-5 सालों को 10 सालों को छोड़ दीजिए। उसने चाहे ओपेक में हो चाहे वो क्या नाम यूएन में हो, कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। पिछले 9-10 सालों में वो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है, जबकि हमारी साझा चिंता उससे पहले अफगानिस्तान में जनरल मुजीब की सरकार थी। मुजीब की सरकार की से हमने पाकिस्तान को अफगानिस्तान, रशिया और इधर से हिंदुस्तान, इधर से ऐसे घेर रखा था। ठीक है ना। उसके बाद वहां तालिबानियों की सरकार आ गई, पाकिस्तान, तालिबान, और आज की डेट में रूस वहां से हट करके, लेकिन आप पाकिस्तान में रूस के इंटरेस्ट बैठ रहे हैं, चीन में रूस के इंटरेस्ट बैठ रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान मिलकर के चाइना और रूस ने मिलकर के पाकिस्तान को एक कॉलोनी बना लिया अपनी। आप इस चीज को जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए ये सब तू मैं वाली बातें नहीं है, बिल्कुल ये सब जो हम लोग भारत के राष्ट्र हित की बातें हैं, सुरक्षा की संप्रभुता की बातें। मीना जी एक सवाल मैं जरूर यहाँ पर समय का अभाव है इसलिए माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, आपको बीच में ही रोकना पड़ा। मीना जी एक सवाल, भारत की पहचान इस पूरे ही रीजन में, साउथ एशिया कह लीजिए या फिर वर्ल्ड भी कह लीजिए, एक ऐसे देश के रूप में थी जो कि लोकतंत्र का पैरोकार है और कहीं ना कहीं मध्यस्थता की भूमिका के लिए भारत पर एक भरोसा जताया जाता था। पिछले लगातार जो 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें भारत के ऊपर जो ये भरोसे की छवि है इसको भी लगातार दाग लगा है। जो बात यहाँ पर सुरेंद्र जी ने कही कि एक पल में आप ये बात करते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, और जिस तरीके से जेलेंस्की की बात आ जाती है कि सबसे बड़े लोकतंत्र का जो नेता है वो तानाशाह को गले लगा रहा है, वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पुतिन, किम जो उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ भी मुलाकात कर, ये एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जहां पर तानाशाही का बोलबाला है। मीना जी इसके संतुलन के लिए मोदी जी के ये जो प्रयास हैं ये बहुत ही कमजोर प्रयास लग रहे हैं। नेहा जी ये आप कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं? ये सवाल है, ये एक पत्रकार का भी सवाल है। आप एक मीडिया के एंकर होने के नाते आप ये प्रश्न उठाते हैं कि सुरेंद्र जी का प्रश्न है ये। मीना जी बीजेपी की आजकल दिक्कत यही है कि कोई भी सवाल अगर थोड़ा सा तीखा हो गया तो वो किसी पार्टी का सवाल लगने लगता है। ये एक पत्रकार का सवाल है, ये एक पत्रकार का सवाल है। हमने लगातार पत्रकारिता की और भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता रहा है कि वो शांति का पक्षधर है तो मध्यस्थता के लिए अपनी भूमिका भी निभाता दिखा है, लेकिन अभी वो मध्यस्थता गायब है। मीना जी मेरा आपसे निवेदन है, आप यदि एंकर होस्ट कर रही है तो कोई पार्सल होकर प्रश्न करें, आप एक साइड बात ना करें। आप जो है सरकार के ऊपर क्वेश्चन करने की जो है भूमिका ना निभाए या किसी पर्टिकुलर पार्टी की मीना जी जो सत्ता में होता है जवाबदेही उसी की सुनिश्चित की जाती है। नेहा जी मैं जवाब दे देती हूँ किस बात की? ठीक है मैं जवाब दे देती हूँ। मीडिया को धमकी किस बात की? ठीक है मीना जी बात रखिए। सुरेंद्र जी मीना जी बात रखिए। मेरे को बड़ी हैरानी होती है जब सुरेंद्र जी जो है मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और वो भूल जाते हैं 1971 का युद्ध, जब भारत की सेना जो है अपनी जान गंवाकर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो जीतता है और इंदिरा गांधी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम समझकर दान में दे देती है। सुरेंद्र जी एक मिनट जी ठीक है मीना जी बात पूरी कीजिए, समय समाप्त हो रहा है जी। जो भारत की कूटनीति है, हमने किस देश के साथ अपने रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं, किसको बुला लिया है आप? दूसरे कंट्री ने नहीं स्पीड करना। आज हमारी जो रिलेशन के साथ है, हमारे के साथ भी ट्रीटमेंट है, उनके साथ भी मिलिट्री जो चलते हैं। इसके बावजूद हम जानते हैं कि अमेरिका और रशिया का आपस में नहीं बनता, फिर भी हमारे अमेरिका के रिलेशन वही खड़े हैं, बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। रशिया को ये पता हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ है,
रशिया आज भारत सिर्फ एक मार्केट की तरह दिख रहा है, ना कि एक लीडर की तरह दिख रहा है। मीना जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जो कि बीजेपी को जरूर इस सच्चाई पर मंथन और विचार की जरूरत है कि भारत क्या सिर्फ दुनिया के लिए ग्लोबल मार्केट बना रहना चाहता है, ये वाकई ये वर्ल्ड लीडर की भूमिका को और ज्यादा निखारना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मीना जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी, और हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा भी जुड़े थे तो उनका भी बहुत बहुत आभार। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लिखिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।